में जी जान से नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से खबर है, जहां पर आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी प्रत्येक सीट पर दावेदारों के 3-3 नाम के पैनल बनाकर प्रत्याशियों की सूची करेगी। और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्याशी चयन के क्रम में प्रदेश नेतृत्व द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों को सभी निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है। पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी कर संभावित उम्मीदवारों के 3-3 नाम का पैनल बनाकर प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। उन 3 नामों को लेकर प्रदेश की चुनाव समिति में व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर को जो है योजना लागू करने के लिए जो है मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे, जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य भी होंगे। इसके साथ ही 19 फायर स्टेशन, एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए भी कार्य होंगे। और आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार ये प्रोजेक्ट 5 साल का होगा। तो बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया, जो 80-20 के रेशियो में है। इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा। उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और करीब 10 स्थानों पर जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, एसडीआरएफ की बिल्डिंग बननी है। हमारा आपदा में बजट मिला है और बता दें कि 1480 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। आपदा से निपटने के लिए बजट को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में आपदा से निपटने के लिए बजट दिया गया है। उधर मसूरी धनौल्टी रोड पर कार पार्क करने के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कार नीचे गिर गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए मसूरी कम्युनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। उधर देहरादून में 2 लड़कियों की सड़क पर आपसी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोनों लड़कियां एक दूसरे की पिटाई कर रही हैं। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों लड़कियां आपस में उलझ गईं। बाद में कुछ लोगों ने मामले को शांत कराया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से 2 लड़कियां आपस में लड़ाई करती हुई दिखाई दे रही हैं वीडियो में, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और उसके बाद जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपस में 2 लड़कियां एक दूसरे पर
भिड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा देहरादून के शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। संजय कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया है। इस अवसर पर आयोजित निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। बता दें कि कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर राज्य में चिकित्सा से संबंधित अवस्थापना ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने का कार्य कर रही है। उधर गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग के लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी अडानी गठजोड़ के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और छल की कथित जालसाजी और मणिपुर हिंसा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश भर में राजभवन मार्च किया और इस मार्च में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायकों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदेश कार्यालय से नारेबाजी के साथ में राजभवन की ओर कूच किया और इस अवसर पर अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और छल की कथित जालसाजी का पर्दाफाश किया है और इन आरोपों ने सरकारी योजनाओं की ठेकेदारी की रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग और बाजार में हेरफेर को लेकर जो है एक पैटर्न को उजागर किया है जो भारतीय व्यापार और वित्त की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। यह घटना भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियामक निगरानी के संबंध में चिंता विषय है। मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन को लेकर उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी चिकित्सकों और कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी और इस बात पर चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि एसओपी बनाने को लेकर भी सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई है, जिसमें सभी डॉक्टर और कार्मिकों के दायित्वों का इन सब को देखते हुए एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में एसओपी बनने की उम्मीद है, जिसके बाद किसी भी कार्मिक को उनके दायित्वों के से जो है बार बार अवगत कराने की आवश्यकता नहीं हो। जी हाँ, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसमें जो ये एसओपी बनाने की बात थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो इसमें हमने एक बैठक कर ली है, सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ जो है एक बैठक करी है और विस्तृत चर्चा हुई है। और सबसे पहले जो एसओपी में जो पॉइंट्स आया है, जितने भी चिकित्सक हैं हमारे और जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबका क्या कार्य है, क्या दायित्व हैं, इस चीज पर जो है डिटेल से जो है एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर ही जो है ये। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? कि ये फसल बहु कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? यूं क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर तय हर फसल के एक एक दाने की खरीद करेगी सरकार। यो देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार। ओ छोरे, तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलर बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट।
एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंट प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर योजना को मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम का जो है कम किया जा सकेगा। और उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत में राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे, और जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा के जुड़े कार्य भी होंगे। और इसके साथ ही 19 फायर स्टेशन और एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए भी कार्य होने हैं। और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार ये प्रोजेक्ट 5 साल का है। तो बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया, जो 80-20 के रेशियो में है। इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा। उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और करीब 10 जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, एसडीआरएफ की बिल्डिंग बननी है, हमारा आपदा में कंट्रोल रूम एसीओसी बनना है। उधर न्यायालय के आदेश के बाद में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल संचालकों से अपील की कि वे अपने स्टॉक में एक्सपायरी दवाई न रखें। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण की प्रक्रिया समझाई जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कहा कि वे नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर जांच करती हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेडिकल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें और एक्सपायरी दवाओं को तुरंत हटाएं। इस अभियान का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना है। माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं कि जो है मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी दवाएं किसी को ना दी जाए। और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे हर माह मीटिंग होती है, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो है दवाइयों का जो भी निस्तारण है, कोई दवाइयाँ डिस्ट्रॉय करनी है वो सही तरीके से होनी है। और मैं उसका पालन लगातार कर रही हूँ कि मेडिकल स्टोर पे जहाँ भी जाना है, जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर लोगों को इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है कि एक्सपायरी दवाइयाँ अलग रखनी है और उसके साथ ही किसी को भी एक्सपायरी दवाई नहीं देनी है। और कोई भी ग्राहक आता है तो उसको दवाइयाँ चेक करा के देनी है। उधर उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थितियां अधिक देखने को मिलती हैं
उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके साथ साथ जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां और ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार कर रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस समय स्थितियां सामान्य हैं और हमें अभी से अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मानते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इसमें ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले। अभी वो होने देता है, कभी भेज देता है। उधर हरिद्वार पुलिस ने एएसपी जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में चौपाल का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से जनसंवाद कर उन्हें उनके मौलिक अधिकारों और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जारी पुस्तिकाओं का विवरण कर छात्रवृत्ति, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक किया गया। वहीं चौपाल में नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत नशे के दुष्प्रभाव, रोड सेफ्टी और साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस ने युवाओं की काउंसलिंग पर जोर देते हुए नशा छोड़ने और नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। हमारे गांव में आए हुए थे पंचायती घर में और कानून के बारे में जानकारी दी है सीओ साहब ने, और सीओ साहब ने अपनी समस्या भी, गांव वालों ने भी समस्या बताई अपनी, और उस समस्या के बारे में सीओ साहब ने बोला है इसके समाधान करेंगे। जागरूकता अभियान के साथ साथ कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की मीटिंग भी की है, जिसमें जितने भी लोग हैं स्पेशली अल्पसंख्यक, उन सबको उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया है। उनको संविधान से जो अधिकार मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा राइट टू एग्जिस्टेंस, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, इन सब के बारे में भी बताया गया है। और दोनों साइड से अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, जिसमें सबको बहुत अच्छे से भली भांति अवगत कराया गया है। हमारे साथ हमारे ग्राम प्रधान और बाकी सभी लोग थे जिन्होंने। यहाँ रोक एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है, और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये
दीमक बोर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट। हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। नमस्कार दोस्तों, आज महंगे टमाटर ने भले ही शहरी लोगों की किचन का बजट बिगाड़ दिया हो, लेकिन टमाटर की इस लाली से सैकड़ों गरीब किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। पुणे के किसान ईश्वर गायक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम श्रीनगर में मेयर के चुनाव को लेकर पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम के चयन को लेकर जो है कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता लखपति भंडारी ने कहा कि वैसे तो बीजेपी में कई योग्य कार्यकर्ता हैं। बताया कि नगर निगम के भीतर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कई विकास कार्य करवाए हैं। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी सभी कार्यकर्ता एक मत होकर उसको जीतने में सहयोग करेंगे। साथ ही कहा कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो भी अपनी दावेदारी नगर निगम के मेयर के पद को लेकर रखते हैं। बहुत स्पष्ट है, मैं एक बात का विरोधी हूं कि जो हमारे कुछ जिहादी हों या इस प्रकार के रोहिंग्या हों जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों को अपना टारगेट बना रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाने का, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। और इसको लोग अगर राजनीति सोचते हैं तो सोचें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कि मैं अपनी बच्चों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको हर हाल में इन जिहादियों के चंगुल से बचाना। और जो इस प्रकार की इन लोगों की एक प्रवृत्ति है, एक जो फंडिंग करके और इस प्रकार से एक सोची समझी रणनीति के तहत जो हमारे बच्चों को फंसाने का काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उस बात का विरोधी हूं। उधर पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि योग और संस्कृति को बढ़ावा मिलने पर पूरी दुनिया में भारत की अलग पहचान बनी है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उनकी संस्था योग को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ सनातनी संस्कृति का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रही है ताकि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। योग से भारत को पहचान मिली है, ऐसे में बालकृष्ण ने जो है कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके, इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जा रहा है। पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष का बयान, जिसको लेकर जो है उन्होंने कहा कि धर्म के प्रचार प्रसार इसलिए संस्था कर रही है कि योग से भारत को पहचान मिली है और साथ ही साथ अब जो है भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। उसको विश्वव्यापी बनाने का एक हमारा लक्ष्य था, उसी के लिए उसकी स्थापना हुई है। और आज हमें यह सोच कहीं ना कहीं हमें शगुन प्रदान करता है कि आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पतंजलि का यह अभियान पहुंच रहा है। और लोग आज हमारी जो विरासत की जो गौरव है योग आयुर्वेद के माध्यम से जुड़ करके लोग अपनी संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं। और इस अभियान में चाहे वो संस्था के रूप में हो चाहे संगठन के रूप में लाखों लाखों भाई बहन कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पूरे देश और विदेशों में भी अनेक देशों फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।